Bismillahirrahmanirrahim. I am Jamal and you are watching Al Noor. Today we will discuss about spectrum. There are two types of spectrum. First one is atomic emission spectrum and the second one is atomic absorption spectrum. First one हम discuss करते हैं atomic emission spectrum को. तो ऑलरेडी आपने रदरफोर्ड मॉडल में भी पढ़ा, बोहर एटॉमिक मॉडल में भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हो कि जब भी किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, जब भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के नतीजे में वो हायर एनर्जी लेवल पर या हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन के बाद क्या होता है कि जो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की होती है वो एनर्जी वापस एमिट करके रिलीज करके वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट या उसी एनर्जी लेवल या ऑर्बिट में दोबारा फॉल करता है, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रिलैक्सेशन। तो कॉमनली जब भी हम किसी भी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे एक्साइटेशन। और जब वो एनर्जी रिलीज करके दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डी एक्साइटेशन और रिलैक्सेशन। अब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में भी हम इसी चीज़ को यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास कोई भी सैंपल है, कोई भी एटम है, हम क्या करते हैं कि उसको वेपोराइज करते हैं और उसको हीट अप करते हैं। तो उस सूरत में जो उस एटम में या उस सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। कुछ खास किस्म की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेंगे और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के नतीजे में वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अब जब वो दोबारा रिलैक्सेशन में आएंगे या दोबारा डी एक्साइट होंगे तो जो ऑलरेडी उन्होंने वेवलेंथ एब्जॉर्ब की थी, जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी, वो क्या करेंगे, उसको एमिट करेंगे। अब ये जो एनर्जी वो एमिट करते हैं वो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस की सूरत में रिकॉर्ड होती हैं और इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की, कि हमने एनर्जी प्रोवाइड की सैंपल को, सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट के बाद वही जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो रिलीज करके दोबारा डी एक्साइट होंगे और डी एक्साइटेशन के नतीजे में जो वो एनर्जी रिलीज करते हैं वो स्पेक्ट्रल लाइंस की सूरत में हमारे पास रिकॉर्ड होती हैं। इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए हम टर्म यूज करते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम का। अब अगर हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारे पास ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम एंड द सेकंड वन इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। यानी हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे पास एक एमिशन स्पेक्ट्रम आता है कि हमने एटम को एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चलेंगे। एक्साइटेड स्टेट के बाद जब वो दोबारा डी एक्साइट हुए तो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो एमिट करेंगे। यही जो वो एनर्जी एमिट करते हैं इसको हम स्पेक्ट्रल लाइंस की सूरत में रिकॉर्ड करते हैं। इन्हीं के लिए हम टर्म यूज करते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की। अब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की हमारे पास फर्दर टू टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम एंड द सेकंड वन इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, द बाउंड्री लाइंस बिटवीन द कलर कैन नॉट बी मार्क्ड। अब जब हमारे स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, अगर उनके दरमियान यानी डिफरेंट जो हमारे पास कलर्स यानी वेवलेंथ हमारे पास आ रही हैं, लाइक हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उसमें येलो कलर भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है। अब ये तीनों कलर अगर किसी खास बाउंड्री के तहत आपस में सेपरेट ना हो तो ऐसे स्पेक्ट्रम के लिए हम टर्म यूज करते हैं कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम। और अगर लाइक यही तीन कलर्स हैं और डार्क स्पेसिस क्या करती हैं, इन तीनों कलर्स को सेपरेट करती हैं, तो ऐसे स्पेक्ट्रम के लिए हम टर्म यूज करते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम की। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इन बल्क, यानी अगर हमारे पास मैटर ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है और उसका हम अगर स्पेक्ट्रम लेते हैं तो ये हमारे पास आता है कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम। एंड द सेकंड वन इज इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम। द कलर डिफ्यूज इनटू ईच अदर, यानी एमिशन स्पेक्ट्रम के कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी कहा कि लाइक हमारे पास स्पेक्ट्रम के तीन कलर्स आते हैं, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। अब एमिशन कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में क्या होगा कि ये तीनों कलर एक दूसरे में डिफ्यूज होंगे, यानी जहां पर येलो कलर खत्म होगा वहीं से ब्लू कलर स्टार्ट होगा और इनके इन बिटवीन येलो और ब्लू कलर का मिक्सचर होगा। यानी एक दूसरे में, ये अब आपके पास येलो कलर है, ये ब्लू कलर है, ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे में डिफ्यूज होंगे। तो ऐसे स्पेक्ट्रम के लिए हम टर्म यूज करेंगे कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम के, जिसमें हमारे पास जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज होंगी और कोई भी डार्क स्पेस उनको सेपरेट नहीं करेंगी। जबकि लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं
उनको डार्क स्पेसेस क्या करती हैं, एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। और अगर इन केस हम जो सोर्स है, जो सोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए, उसकी वेवलेंथ को हम डिक्रीज करते जाएं, तो जितनी वेवलेंथ को हम डिक्रीज करते जाते हैं उतनी ही ये डार्क स्पेसेस कम होती जाती हैं। और एक स्टेज हमारे पास ऐसी आती है कि ये जो हमारे पास लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम में चेंज हो जाती है। यानी आप वेवलेंथ को डिक्रीज करते जाओगे, जो डार्क स्पेसेस हैं बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस वो क्या होंगी, डिक्रीज करती जाएंगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगी और हमारे पास जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो कन्वर्ट हो जाएगा कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम में। अब यहां पर अगर आप एग्जांपल देखो, इसमें फर्स्ट वन कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम की, तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर हमारे पास डार्क ब्लू कलर है, डार्क ब्लू के बाद हमारे पास लाइट ब्लू कलर है, उसके बाद स्काई ब्लू कलर है। यानी यहां पर कोई भी आपको डार्क स्पेस नजर नहीं आ रही। जहां पर डार्क ब्लू कलर खत्म हो रहा है वहीं से लाइट ब्लू कलर शुरू हो रहा है और यहां पर इन बिटवीन आपको इन दोनों का मिक्सचर नजर आएगा। इसके बाद अगर आप स्काई ब्लू कलर की बात करो तो वहीं से लाइट ब्लू के बाद स्काई ब्लू कलर स्टार्ट हो रहा है, स्काई ब्लू के बाद आप ग्रीन कलर स्टार्ट हो रहा है और ग्रीन के बाद यहां पर आप देख सकते हो येलो और ग्रीन का मिक्सचर है और नेक्स्ट हमारे पास येलो और रेड का मिक्सचर है। यानी सारे के सारे कलर्स एक दूसरे में क्या है, डिफ्यूज हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलती है रेनबो में। रेनबो में आप देखते हो कि 3 या 4 कलर्स हमारे सामने नजर आ रहे होते हैं और हर कलर एक दूसरे में क्या है, डिफ्यूज होता है। तो ये हमारे पास होता है कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम, जहां पर एक कलर खत्म हो वहीं से दूसरा स्टार्ट हो और दोनों कलर की जो बाउंड्रीज हैं वो एक दूसरे में क्या हो, डिफ्यूज हो। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम के केस में क्या होता है कि ये आप देख सकते हो कि फर्स्ट वन हमारे पास यहां पर रेड कलर का स्पेक्ट्रम है, इसके बाद हमारे पास डार्क स्पेस है, डार्क स्पेस के बाद हमारे पास ये ब्लू कलर की लाइन है यानी ब्लू कलर का स्पेक्ट्रम है, उसके बाद अगेन डार्क स्पेस है, फिर ग्रीन कलर की लाइट है और अगेन डार्क स्पेस के बाद हमारे पास क्या है, रेड कलर की लाइन है। यानी हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको क्या है, डार्क स्पेसेस क्या कर रही हैं, सेपरेट कर रही हैं। जबकि कंटिन्यूस एमिशन के केस में क्या हो रहा है कि एक कलर्स यानी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो इतनी ब्रॉड है और क्या हो रहा है कि हर कलर एक दूसरे में क्या है, डिफ्यूज है। जबकि लाइन के केस में अगर आप देखो, लाइन एमिशन के केस में तो एक स्पेक्ट्रल लाइंस है, फिर डार्क स्पेस है जो दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन से पहली स्पेक्ट्रल लाइन को क्या करती है, सेपरेट करती है। अगर आप लाइन एमिशन के केस में क्या करो कि सोर्स की जो वेवलेंथ है उसको डिक्रीज करना शुरू करो, तो इन स्पेक्ट्रल लाइंस के दरमियान जो ब्लैक आपको स्पेस नजर आ रही है ये कम होना शुरू होती है और कम होते होते इतनी कम हो जाती है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास इसकी अगर हम लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक कलर बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड। अब लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में हमने ये देखा था कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम, कि ये एटम की कैरेक्टरिस्टिक है। तो डिफरेंट जो हमारे पास एटम हैं या डिफरेंट जो हमारे पास एलिमेंट हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कलर हैं कि जब हम उनका लाइन स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वो डिफरेंट कलर शो करते हैं और इन्हीं कलर की बेस पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट एटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम गिव्स येलो कलर इन बंसन फ्लेम, यानी अगर हम बंसन फ्लेम को एज अ सोर्स के तौर पर यूज करें तो किसी भी सैंपल में अगर सोडियम मौजूद होगा तो वो येलो कलर का आपको स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोवाइड करेगा। तो यानी अगर किसी भी सैंपल में हमारे पास येलो कलर की लाइन आती है तो इससे हमें यह आइडिया होगा कि इस सैंपल में सोडियम इज प्रेजेंट। स्ट्रोंशियम गिव्स रेड कलर इन बंसन फ्लेम, पोटेशियम गिव्स वायलेट कलर इन बंसन फ्लेम। इसके अलावा अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में इनको यूज करो, फर्स्ट ईयर में आप डिस्चार्ज ट्यूब के हवाले से पढ़ चुके हो, तो डिस्चार्ज ट्यूब को अगर आप यूज करो तो उस सूरत में इनके जो कलर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल नियॉन ग्लोज विद ऑरेंज रेड कलर, यानी अगर आप नियॉन गैस को यूज करो और उसमें आप डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होगा कि वो ऑरेंज रेड कलर से क्या करेगी, ग्लो करेगी। अगर ऑरेंज रेड कलर से वो ग्लो करती हैं तो हमें आइडिया होगा कि नियॉन इज प्रेजेंट। हीलियम ग्लोज विद ऑरेंज पिंक कलर, हाइड्रोजन ग्लोज विद ऑरेंज रेड एंड ब्लू कलर। यानी हाइड्रोजन का अगर आप स्पेक्ट्रम लेते हो तो हाइड्रोजन हमें 3 स्पेक्ट्रल लाइंस देता है। सोडियम के केस में तो आपने देखा ना कि हमारे पास लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में एक येलो कलर की लाइन आ जाएगी, स्ट्रोंशियम के केस में रेड कलर की लाइन आ जाएगी, पोटेशियम के केस में वायलेट कलर की लाइन आ जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन का जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है वो 3 हमें डिफरेंट लाइंस देता है विच आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। इनमें हमारे पास ऑरेंज लाइन आएगी यानी स्पेक्ट्रल लाइंस, रेड स्पेक्ट्रल लाइंस और ब्लू कलर की हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आएगी और ये तीनों
दोनों जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो सेपरेट होंगी विद डार्क स्पेसेस के। क्लोरीन ग्लोज विथ ऑरेंज ग्रीन कलर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एमिशन स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो इसकी हमारे पास कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, जो हमने एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की बात की, और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इसमें हमारे पास आता है हाईली स्पेसिफिक, यानी हमारे पास जो एमिशन स्पेक्ट्रम है यानी कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम, ये हाईली स्पेसिफिक है, हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव, ऑल मेटेलिक एलिमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड, इवन मेटालाइट्स कैन बी डिटेक्टेड, यानी ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि हमारे पास जितने भी मेटेलिक एलिमेंट्स हैं यानी जितनी भी मेटल्स हैं, हम इस टेक्निक के थ्रू उनको डिटेक्ट या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इवन जो मेटलाइड्स हैं उनको भी हम इसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। अब डिफरेंट जो हमारे पास मेटल्स हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो डिफरेंट कलर के हमें स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोवाइड करती हैं। अब जब डिफरेंट कलर्स के हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी तो उस सूरत में हम उनको डिटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड आइदर इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट, यानी हम जो एनालिसिस करते हैं आपके पास सैंपल लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो, दोनों सूरतों में हम क्या करते हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं। यानी हमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता कि उसकी प्रेपरेशन के लिए। आपके पास अगर सॉलिड स्टेट में सैंपल है या लिक्विड स्टेट में सैंपल है तो मोस्टली हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। वरना बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हमें जब भी इनको एनालाइज करना होता है तो फर्स्ट वन हम इनको कन्वर्ट करते हैं गैसियस स्टेट में, उसके बाद हम इनको एनालाइज कर सकते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रम की हमारे पास एडवांटेजेस में ये चीज आती है कि हमारे पास जो सैंपल है वो लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। मिनिमम सैंपल प्रिपरेशन एंड डायरेक्टली स्पार्क, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि हम लिक्विड स्टेट में भी एनालाइज कर सकते हैं, सॉलिड में भी एनालाइज कर सकते हैं। जब आप लिक्विड या सॉलिड दोनों में एनालाइज कर सकते हो तो जो हम इनिशियली प्रिपेयर करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम सैंपल को प्रिपेयर करेंगे कि किस फॉर्म में हमें सैंपल रिक्वायर है। जब आप सॉलिड में यूज़ कर सकते हो, लिक्विड में यूज़ कर सकते हो, तो उस सूरत में सैंपल जो प्रिपरेशन है टाइम वो बिल्कुल मिनिमम होगा और डायरेक्टली आप इसको स्पार्क करके भी इसको डिटेक्ट कर सकते हो। यानी अगर हमारे पास कोई मेटल है, आप डायरेक्टली उसको बर्न करो तो उस सूरत में वो जो फ्लेम है उसका कलर चेंज होने से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन बहुत सी केसेस में हमारे पास जो सॉल्ट है सॉलिड फॉर्म में, साल्ट को आप बर्न करो तो हमारे पास जो डिफरेंट कलर्स के फ्लेम आते हैं उनसे भी हम मेटल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड रिजल्ट्स वेरी रैपिडली इफ ऑटोमेटेड देन 30 सेकेंड टू 1 मिनट, यानी अगर आपके पास एक ऑटोमेटिक सिस्टम है तो उस सूरत में मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर अंदर आपके पास जो रिजल्ट है वो आपके पास आ जाता है। यानी इतना फास्ट ये हमारे पास टेक्निक है। Next one, used for wide variety of samples, metals, alloys, paints, geological specimen, environmental and biological samples, यानी इस टेक्निक को हम बहुत सी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, लाइक जियोलॉजिकल स्पेसिमेन है उनमें मेटल्स की को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी क्वांटिटी को देखने के लिए, इसके अलावा हमारे पास पेंट्स या जो अलॉयज होते हैं उनको चेक करने के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। यानी बहुत से हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ सैंपल्स हैं जिनको हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट वन हमारे पास आता है कि हमारे पास जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो कॉस्टली एंड एक्सपीरियंस पर्सन रिक्वायर्ड, यानी फर्स्ट वन अब इतना हाईली स्पेसिफिक है, इतनी हाई क्वालिटी ये प्रोवाइड करता है, इतना फास्ट है, तो जाहिर सी बात है इसकी कीमत भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी बहुत सी जो छोटी लैब्स हैं या जो छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो इसको अफोर्ड कर ही नहीं पाते क्योंकि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट वन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि प्रोवाइड रिजल्ट तो हमें ये एक्यूरेट प्रोवाइड करता है लेकिन इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि हर शख्स इसको यूज़ नहीं कर सकता। सेकेंड वन, इसको यूज़ करने के लिए हमें एक ट्रेन पर्सन की ज़रूरत होती है, यानी हर बंदा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा बंदा ही इस्तेमाल कर सकेगा जिसको इसका चलाने का या इसको यूज़ करने का एक्सपीरियंस होगा। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेजेस में आता है कि इतना इजी मेथड नहीं है इसको यूज़ करना, हाईली एक्सपीरियंस पर्सन हमें रिक्वायर होगा। रिकॉर्डिंग इज़ डन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स, ऐसी सी बात है जब रिकॉर्डिंग फोटोग्राफिक प्लेट्स में होगी तो उनको हम दोबारा यूज़ करने में भी प्रॉब्लम होगी। अगर आप दोबारा यूज़ कर भी लो तो
प्रीवियस जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसको रिमूव करने के लिए भी टाइम चाहिए, और अगर आप नई प्लेट्स यूज करते हो तो उसके लिए अगेन जो हमने कहा कि ये कॉस्टली है, तो वो हमारे पास इसमें आ जाता है। रेडिएशन इंटेंसिटीज आर नॉट ऑलवेज रिप्रोड्यूसेबल। अब जो हम क्या करते हैं कि रेडिएशन इंटेंसिटीज प्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए, अब जरूरी नहीं होता कि जब हम दोबारा उसको रिप्रोड्यूस करवाएं तो वो उसी इंटेंसिटी के साथ रिप्रोड्यूस हो। इंटेंसिटी में भी डिफरेंस आता है, तो इंटेंसिटी को मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है। रिलेटिव एरर एक्सीड्स अप टू 1 to 2%, यानी एरर भी हमारे पास 1 to 2% तक चला जाता है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर नॉट हाई, और ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी। एडवांटेजेस में तो हमने देख लिया कि बहुत अच्छी एडवांटेजेस हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि मोस्टली ये कॉस्टली है और एक्सपीरियंस पर्सन हमें इसके लिए रिक्वायर होता है, और बाज़ औक़ात एरर अगर एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है तो एरर बहुत ज़्यादा इसमें एक्सीड कर जाएगा। नेक्स्ट वन, इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो मेटलर्जिकल प्रोसेस जब किए जाते हैं तो उसमें आयरन और स्टील में जो डिफरेंट इंप्योरिटीज मौजूद होती हैं, लाइक निकल है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, आर्सेनिक है, कोबाल्ट है, वनेडियम, लेड वगैरह, तो ये जो ट्रेस अमाउंट में भी अगर इवन प्रेजेंट है तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में आयरन और स्टील में इनकी जो इंप्योरिटीज हैं उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट वन एप्लीकेशन में आता है। सेकेंड वन, अलॉयज ऑफ जिंक, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड टिन हैव बीन एनालाइज्ड, यानी इस मेथड के थ्रू, एमिशन स्पेक्ट्रम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास अलाइज हैं डिफरेंट मेटल्स के, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हैं, यानी इंजन ऑयल भी इनको कहा जाता है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि इंजन ऑयल में ट्रेस अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में हमारे पास डिफरेंट मेटल्स पाई जाती हैं, इनमें मोस्टली आयरन बहुत ज़्यादा होती है या निकल। अब ये जो हमारे पास इंप्योरिटीज़ पाई जाती हैं बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में, अक्सर आप बाइक चलाते हो तो आप देखते हो कि कुछ अरसे के बाद हमें जो इंजन ऑयल है वो रिप्लेस करना पड़ता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि उसमें डिफरेंट जो मेटल्स हैं या इंप्योरिटीज़ हैं वो उसमें ऐड होती हैं, तो हमें उस ऑयल को चेंज करना पड़ता है। अब जो नया ऑयल आप यूज़ कर रहे हो, जब कंपनी उसको दे रही है तो उससे पहले कंपनी भी उसको आइडेंटिफाई करती है कि जो हम न्यू ऑयल दे रहे हैं मार्केट में, क्या इसमें कुछ इंप्योरिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर इनकी जो इंप्योरिटीज की कंसंट्रेशन है थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए तो उस सूरत में इंजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में डिफरेंट जो हमारे पास मेटल्स की कंसंट्रेशन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ऑयल इज एनालाइज्ड फॉर वेनेडियम, निकल एंड आयरन विच मेक्स फ्यूल पुअर, यानी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो पेट्रोल या डीजल वगैरह बनाया जाता है उस सूरत में उनमें जो इंप्योरिटीज हैं लाइक निकल और आयरन वगैरह, तो इन इंप्योरिटीज को चेक करने के लिए भी हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं। सॉलिड सैंपल्स एंड एनिमल्स टिश्यूज हैव बीन एनालाइज्ड फॉर सेवरल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, निकल, आयरन एंड मैग्नीशियम, यानी अब आप एनिमल टिश्यूज हैं या हमारे पास कोई भी सॉलिड सैंपल है, उनमें ये जो डिफरेंट मेटल्स मैंने बताई इनको एनालाइज करने के लिए भी हम इसी टेक्निक का यूज करते हैं। डिटेक्ट 40 एलिमेंट्स इन प्लांट्स एंड सॉइल, दस मेटल डेफिशिएंसी कैन बी डायग्नोस्ड, यानी हम प्लांट्स और सॉइल में 40 डिफरेंट मेटल्स को इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं या उनकी अमाउंट को देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें पता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए पोटाशियम इज नेसेसरी, तो हम प्लांट टिश्यूज में पोटाशियम के कंसंट्रेशन को देखेंगे, अगर उसमें डेफिशिएंसी पाई जाती है तो इस चीज को हम डिटेक्ट कर लेंगे और उसको पोटाशियम प्रोवाइड करेंगे। तो सॉइल और प्लांट में डिफरेंट एलिमेंट्स को हम डिटेक्ट करते हैं, 40 एलिमेंट्स तक को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब उनमें जिस जिस चीज की डेफिशिएंसी पाई जाती है लाइक पोटाशियम है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये प्लांट ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। अगर किसी सॉइल में या प्लांट टिश्यू में इसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है तो इसी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के थ्रू हम उनको एनालाइज करते हैं और फिर फर्दर उनकी जितनी कंसंट्रेशन कम है उतनी हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। Following materials have been analyzed by emission spectroscopy like trace and major constituents in ceramics, यानी ceramics में जो major और trace constituents हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं। trace में मतलब बिल्कुल जो small amount में पाई जाएं। ट्रेसेस ऑफ कोबाल्ट, निकल, मोलिब्डेनम एंड वनेडियम इन ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट में निकल, मोलिब्डेनम और वनेडियम के जो ट्रेसेस हैं उनको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। ट्रेस मेटल इंप्योरिटीज इन एनालिटिकल रिएजेंट,
ट्रेस ऑफ कैल्शियम कॉपर एंड जिंक इन ब्लड, यानी ब्लड की जब एनालिसिस की जाती है तो उनमें कैल्शियम कितना प्रेजेंट है, ट्रेस अमाउंट में भी इवन उसमें कैल्शियम कॉपर या जिंक प्रेजेंट है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक इन पैंक्रियाटिक टिश्यूज। नेक्स्ट हमारे पास आता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहले हमने डिस्कस किया था एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में मैंने आपको यह बताया था कि हमारे पास कोई भी सैंपल है, हम उसको हीट करते हैं, वेपोराइज करते हैं। हीट करने के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो रिलैक्सेशन का प्रोसेस करते हैं यानी डी एक्साइट होते हैं, तो जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं, जो वेवलेंथ वो रिलीज करते हैं, वो स्पेक्ट्रल लाइंस की सूरत में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इसी को हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी एमिशन जो हमारे पास एनर्जी की हो रही होती है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के केस में हम क्या करते हैं कि जब हम मेटल को सैंपल को हम क्या करते हैं, वेपोराइज करते हैं, उस सूरत में इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और ये हमारे पास आता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में तो क्या था कि हमारे पास वो वेवलेंथ रिलीज करता था वो स्पेक्ट्रल लाइंस की सूरत में आती थी, जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा, अब सारी की सारी जब वेवलेंथ आप प्रोवाइड कर रहे हो यानी लाइट आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उनमें से जिन रेडिएशन या जिन वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन होगी, इलेक्ट्रॉन उनको एब्जॉर्ब करेंगे और बाकी सारी की सारी जो लाइट है वो आगे मूव कर जाएगी। अब हमारे पास जो डिटेक्टर है वो सारी की सारी लाइट को डिटेक्ट करेगा और एक स्पेक्ट्रम हमें दे देगा। उनमें से अब इलेक्ट्रॉन ने जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है उसकी जगह, चूंकि अब एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की वो आगे डिटेक्टर तक तो मूव नहीं करेगी, अब जिस वेवलेंथ की एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है वो हमें डार्क स्पेसिस की सूरत में नजर आती है। यानी अगर हम बात करें एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो सेम प्लेस पर आती हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि एटॉमिक एमिशन के केस में हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो डार्क होगा और जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो ब्राइट होंगी, जबकि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के केस में हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट होगा और जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो क्या होंगी, डार्क होंगी। क्योंकि जब देखो एमिशन हो रही है, एमिशन के केस में सिर्फ वही वेवलेंथ एमिट हो रही है जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की थी, तो जो वेवलेंथ वो एमिट कर रहे हैं वो हमें ब्राइट लाइंस की सूरत में नजर आ रही है, बाकी तो कोई लाइट भी डिटेक्टर तक नहीं पहुंच रही, तो बाकी हमारे पास डार्क स्पेसेस आ जाएंगी। जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा कि होल वाइट लाइट पास कर जाएगी डिटेक्टर तक और जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एक्साइटेशन के लिए वो एब्जॉर्प्शन की वजह से डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो वो डार्क लाइंस की सूरत में हमें नजर आएंगी। यानी अगर हम बात करें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की, तो दोनों हमारे पास एक जैसे होंगे। फर्क क्या होगा, एमिशन के केस में हमारे पास बैकग्राउंड डार्क होगा जबकि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो क्या होंगी, ब्राइट होंगी, जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में हमारे पास क्या होगा, बैकग्राउंड हमारे पास ब्राइट होगा और जबकि हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो क्या होंगी, डार्क होंगी। बाकी उनकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, सिमिलर होगी। नेक्स्ट वन, अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो एनालाइज द सब्सटेंस एट लो कंसंट्रेशन, यानी अगर हमारे पास सैंपल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये जो सब्सटेंस है वो लो कंसंट्रेशन में है, तो उनको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एमिशन स्पेक्ट्रम की तरह ये भी हमारे पास क्या हाईली स्पेसिफिक है, यानी खास आप एलिमेंट्स के लिए खास तहत इसको आप यूज करोगे। नेक्स्ट वन, एनालाइज मेटल फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, इवन आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है उसमें कोई मेटल प्रेजेंट है तो उसको भी हम इसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन सेरेमिक्स, मिनरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेटलर्जी, वाटर सप्लाईज एंड सॉइल एनालिसिस। बहुत सी फील्ड्स हैं जिनमें हम इस टेक्निक को भी यूज करते हैं। यानी आप सिरेमिक्स है, हमारे पास सैंपल है, इसको हम हीट करेंगे, हीट करने के नतीजे में जितनी वेवलेंथ आगे पास कर जाएंगी वो तो हमारे पास बैकग्राउंड आ जाएगा और जो जो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जो कि हमें डार्क स्पेसिस की सूरत में या डार्क स्पेक्ट्रल लाइंस की सूरत में वो हमें नजर आएंगी, जिससे हमें एनालाइज हो जाएगा कि इतनी वेवलेंथ की एनर्जी लाइक आयरन एब्जॉर्ब करता है, तो उस वेवलेंथ की अगर हमें वहां पर डार्क लाइन नजर आती है, डार्क स्पेक्ट्रल लाइन नजर आती है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस सैंपल में हमारे पास आयरन क्या है,
प्रेजेंट है। Students, if you have any problem regarding this lecture, then ask the question in the comment section or in my personal contact number. Thanks for watching.